Question 49. The electronic configuration of three elements X, Y and Z are X2, Y287 and Z282. अगर हम X को देखें तो ये क्या है कि एक ही शेल है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है फर्स्ट शेल, तो ये हुआ आपका इनर्ट गैस. कौन सी गैस हुई ये? इनर्ट गैस. एंड Y को अगर हम देखें तो 287 यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? रिसीव करके अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है. तो जो रिसीव करेगा यानी कि नेगेटिव आयन बनाएगा यानी कि एनाइन बनाएगा, वो हो गया आपका नॉन मेटल. ठीक है, नॉन मेटल. एंड 282 ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ठीक है, तो ये बनाएगा कैटाइन. ध्यान रखिए, बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज एलिमेंट्स. आपने देख लिया X इज अ मेटल, बिल्कुल नहीं है ये मेटल, ये आपका इनर्ट गैस है. B Y इज अ मेटल, Y आपने अभी अभी मार्क किया कि ये नॉन मेटल है, ये भी रॉन्ग है. एंड Z इज अ नॉन मेटल, अभी अभी आपने मार्क किया कि Z क्या है? मेटल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है D, Y इज अ नॉन मेटल. अभी आपने देखा कॉन्फ़िगरेशन से कि Y नॉन मेटल है और Z मेटल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 50. एलिमेंट X reacts with element Y to form a compound. During the formation of compound Z, atoms of X lose one electron each, whereas atoms of Y gain one electron each. Which of the following properties is not shown by Z? देखिए Z क्या बन रहा है? Z is an electropositive compound. ठीक है, Z कैसा है? Z is an electrovalent compound. Such compounds have a strong force of attraction between the oppositely charged ions, so they have high boiling and melting points. तो देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट ये सही है, लो मेल्टिंग पॉइंट ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, और हमसे पूछा भी यही है कि नॉट शोन बाय कंपाउंड Z. अकरेंस एज सॉलिड, जब भी कंपाउंड बनेगा मेटल और नॉन मेटल से सॉलिड बनेगा. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. कॉमन सॉल्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए. कॉमनली अगर आप ले लेते हैं तो जो सॉल्ट होता है वो मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो ऑल A, C, D आर करेक्ट, whereas B is not the correct option. Right? Question number 51. Which of the following is the correct representation of formation of magnesium chloride? बहुत ही अच्छा important question है, सब्जेक्टिव में भी ये ड्रॉ करने के लिए आता रहा है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जैसे ऊपर फॉर्म हुआ था. यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के, मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है. मैग्नीशियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें इट इज 12 एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 282. आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 एटम्स क्लोरीन के इसके साथ जुड़ रहे हैं. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को. ठीक है, तो मैग्नीशियम इज डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर 2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे. ठीक है, ये कैटाइन बन जाएगा, जबकि क्लोरीन के 2 एटम्स यानी कि 2 एनाइन बन जाएंगे. यानी कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड जब कंबाइन करे फॉर्मेशन हो इसका, तो इसे 2 क्लोरीन एटम चाहिए. तो देखिए B में एक ही है, ये भी गलत है. C में भी एक क्लोरीन है, ये भी गलत है, और नन ऑफ दीज अपने आप में ही नहीं है. हमारा करेक्ट ऑप्शन है A. आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें. क्वेश्चन नंबर 52. द एलिमेंट X हैविंग एटॉमिक नंबर 13 forms a compound with element Y having atomic number 9. The cations and anions formed will be. देखिए फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास.
अगर हम देखें 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 283, 283, ठीक है। और 3 क्या बनाएगा, ये कैटाइन बनाएगा। अगर Y का हम देखें तो Y का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 9 से 2 7, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है 9 द कैटाइंस एंड एनाइंस फॉर्म्ड। अब देखिए कैटाइन कौन सा बनेगा, क्या 3x हम इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x3 लाइक दिस, x3, ओके। एंड यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और 3 एटम्स यहाँ इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो Y का रिप्रेजेंटेशन होगा किस तरीके से, 3y लाइक दिस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि x 3 कैटाइंस बनाएगा और y सिंगल y 1 एनाइन बनाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ 3 के साथ आपको जोड़ने हैं 3, तो यहाँ आपके हुए 3y। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी भी रॉन्ग है आपका और डी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। बच्चों केस स्टडी क्वेश्चंस में या तो आपको डायरेक्ट आंसर पैराग्राफ में से ही मिल जाता है या अप्लाइड क्वेश्चन होता है, उसकी इंफॉर्मेशन से आपको अपने लिए कुछ इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको क्लू मिलता है वहां पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, ये सारी चीजें ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। इट कंसिस्ट प्लाज्मा एज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि जो उसमें लिक्विड है वो प्लाज्मा है। अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। आपको मालूम है कि हार्ट हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। द ब्लड फ्लोज थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड डायरेक्शन। While flowing throughout the body, blood exerts pressure against the walls of vessel। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि हार्ट बीट फॉर्म होती है, एक स्पेसिफिक मैनर में ब्लड फ्लो करता है। एक आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, फॉलोइंग थ्रू आउट द बॉडी। तो उस समय में जो ब्लड है वो वॉल्स पर अपना प्रेशर डालता है, ठीक है। इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following statement or statements are true about human heart? हमें जब इस तरीके से लिखा हो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, है ना, इसका मतलब है एक से ज्यादा सही यहाँ डेफिनेटली होंगे। नंबर 1, इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ये बात बिल्कुल ठीक है, मस्कुलर है, बोनी स्ट्रक्चर हार्ट नहीं है। नंबर 2, it is 4 chambered having 3 auricle and 1 ventricle। ये बात इसमें गलत हो गई, 1 ventricle और 3 auricle। आपको मालूम है हार्ट का मैं एक नॉर्मल सा स्केच दे रही हूं आपको। ये दोनों क्या है, auricle है, और ये दोनों क्या है, ventricle है। 4 chambered हार्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां हमसे पूछ रहे हैं ट्रू स्टेटमेंट्स। थर्ड लेते हैं, इट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंट चैम्बर्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखते हैं। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आर्टरीज बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को ले जाती हैं। तो यहाँ अब हम ऑप्शन देखते हैं। हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं 1, 3 एंड 4। ये देख लीजिए, ए में नहीं है, ये गलत है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी केस स्टडी पर बेस्ड है। देखिए ये ग्राफिकल
पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखने में मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। द गिवन ग्राफ इंडिकेट्स द एवरेज रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स। अलग अलग ब्लड वेसल्स में ये एवरेज ब्लड फ्लो दिखा रहा है। ठीक है, आप अगर y एक्सिस पर देखें तो लिखा हुआ है रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन सेंटीमीटर पर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको x एक्सिस पर दिखा रहा है एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स एंड वेना केवा। सब में अलग अलग ब्लड फ्लो की रेंज दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ले लेते हैं। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इज वेरी लो बिकॉज कैपिलरीज आर। देखो, देखने में लग रहा था क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस केवल लेकिन क्वेश्चन पूछा है यहां पर ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इज वेरी लो। ये ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है, इसका रीजन पूछा है। क्या रीजन हो सकता है? ब्लड वेसल्स, capillaries are very narrow and have high pressure। फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा एग्जैक्टली करेक्ट है कि कैपिलरीज कैसी होती हैं, नैरो होती हैं और उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। मच वाइड, बिल्कुल नहीं। वेरी नैरो एंड हैव लो रेजिस्टेंस, नो। मच वाइड एंड हैव हाई रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अगेन it is a graphical question, graph based। Study the graph below that represents change in pressure within large arteries during a single cardiac cycle of contraction and relaxation। ठीक है, contraction को बच्चों बोलते हैं systolic pressure या systole, और relaxation को बोलते हैं diastole, और pressure में अगर हम कहें तो diastolic pressure। ठीक है, जो systolic blood pressure है वो टॉप नंबर होता है आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग का, और डायस्टोलिक होता है बॉटम नंबर। ठीक है, डायस्टोलिक इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स, राइट। तो यहां हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हाईएस्ट प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में क्या है, 120, एंड डायस्टोलिक प्रेशर है आपका 80। ठीक, तो हम इस चार्ट में से हम चूज कर लें कि नॉर्मल प्रेशर क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80, राइट। क्वेश्चन नंबर 56। ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेग्स टू हार्ट थ्रू द वेन्स अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू। बच्चों, ये पॉसिबल होता है because of the walls of the veins, right? So C is the correct option, not because of the any other reason। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेंस के ऊपर बेस्ड है। Lenses are objects made of transparent materials such as glass or clear plastic that have curved surfaces। ये आपको पता है, transparent material है। Diverging lenses are thicker at their edge than at their centers and make light rays passing through them spread out। Converging lens, देखिए diverging का मतलब हुआ आपका convex lens, है ना। ये रेज आएंगी और इधर डाइवर्ज हो जाएंगी, और कन्वर्जिंग का मतलब हुआ आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये समझे क्या। कन्वर्जिंग लेंसेज आर थिकर इन मिडिल एंड at edges and make light rays passing through them focus at। These are used in spectacles to help people with poor vision see better। The converging lenses magnify, ये देखिए, converging lenses magnify by bending the rays of light that passes through them to meet a point called focus। ये focus है आपका। ठीक है, thicker the converging lens is at its center, the more it magnifies and closer the focus is to the lens। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, अगर थिकनेस ज्यादा है कन्वर्जिंग लेंस की सेंटर में तो ये more it magnifies and closer the focus, फोकस इसका क्या होगा, पास होगा। ठीक,
समझ में आ रहा है? अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन ले रहे हैं। हम यहाँ देखो दो लेंस देख रहे हैं, ए जिसकी थिकनेस सेंटर में कम है और बी जिसकी थिकनेस सेंटर में ज्यादा है। रवि यूजेस two lenses A and B of same size and same material as shown P1 and P2 are the powers of A and B. An object is kept at the same distance from the lenses between f and 2f of each lens on the principal axis in turn. Let image 1 and image 2 be the image formed by two lenses respectively. Which one of the following statement is correct for the image formed? देखिए दो lenses हैं A और B, A की thickness कम है और B की thickness ज़्यादा है। ये बना रहा है आपकी इस A से बनने वाली इमेज को हमने कहा इमेज 1 और B से बनने वाली इमेज को हमने कहा इमेज 2। अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन के आंसर आपके पैराग्राफ में ही है। क्वेश्चन है डिस्टेंस, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? डिस्टेंस ऑफ इमेज 2 will be less than distance of image 1 from the lens। देखिए ये इन्होंने अभी अभी कहा, इसकी जो लेंस थिकर है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। A thick convex lens has greater curvature or lesser focal length, whereas a thin convex lens has lesser curvature or greater focal length, right? So this statement in itself is correct. Distance of image image 2 will be less than distance of image 1 from the lens। आगे अगर हम देखें, देखिए ऐसे समझ लीजिए, अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो ये जल्दी ही क्या कर देगा, इमेज बना देगा, इसका फोकस मैंने थोड़ा, और अगर इसको हम ले लें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए, तो अगर मैं इसको लेती हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिए, ठीक है, अगर मैं थिन को लेती हूँ तो आप देखोगे कि ये दूर तक जाएगा, ठीक है, इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम है जबकि थिक की ज्यादा है, तो आपके लिए सही ऑप्शन होगा ए। बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है देखने की, लेकिन फिर भी हम देख लें तो वो तीनों स्टेटमेंट क्या हैं हमारे, रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द अबव टू लेंसेज, देखिए दोनों की थिकनेस अलग है, कर्वेचर अलग है, राइट? तो P1 और P2 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, दोनों की पावर एक हो ही नहीं सकती, राइट? दूसरा हम ले लेते हैं P1 इज लेस देन P2, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो यहाँ पर जो P1 है इसकी कन्वर्जिंग पावर, A की कन्वर्जिंग पावर कम है, जबकि जो B है वो बहुत जल्दी ही क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, B आपका, ठीक है। तो किसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हुई, B की ज्यादा हुई, बहुत जल्दी से ये कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। So for the above two lenses, P1 is less than P2. This is the correct option. P1 is greater than P2, ये भी गलत है। P1 is positive, P2 इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों ही convex lenses हैं, right? Next question. बहुत ही important अच्छा question, diagram based. A beam of light is incident on the box through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in the figure। देखिए एक फिगर दिखाया है, बॉक्स के अंदर एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है, कोई ग्लास मटेरियल रखा हुआ है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है जिससे ये जो पैरेलल रेज हैं ये जब एमर्ज करें तो इस फॉर्मेट में बाहर आए, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मेट को देखें तो बच्चों क्या हो रहा है, पैरेलल रेज यहाँ पहले कंसंट्रेट हो रही हैं और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको किस में दिखाई देता है,
इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है कॉन्वेक्स लेंस में। इसके लिए मैं आपको देखिए ये इंसिडेंट कर दीजिए रेज को, और रेज आपको इस तरीके से, सेकंड वाले को मिटा देती हूं मैं, ठीक है, सेकंड में इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, आपको दिखाई देंगे। अगर इस फिगर को आप देखना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 180 और फिगर नंबर है 10.16 का ए। इस फिगर को आप बुक से देख सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस। Question 60. Rakhi conducts an experiment to produce an image of an object on a screen which is placed at 20 cm from the lens. ये बच्चों न्यूमेरिकल है, आपको यहाँ देखना है कि गिवन वैल्यूज क्या हैं और अननोन वैल्यू क्या है जो हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बात मिरर की हो रही है या लेंस की हो रही है, और कौन से मिरर या लेंस की हो रही है। यहाँ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शी यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए एक रफ डायग्राम आप बना लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया, हमें गिवन वैल्यूज क्या हैं? प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर जो स्क्रीन रखी हुई है 20 सेंटीमीटर पर। सो व्हाट इज गिवन? v इज गिवन, ठीक है, कितना? 20 सेंटीमीटर, राइट। और इमेज आपको पता है यहाँ बनेगी, दूसरी साइड बनेगी, इसलिए इमेज हमारी कैसी होगी? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। She uses a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा फोकस भी होगा, तो फोकल लेंथ भी हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। Where should she place the object in order to produce the sharpest image? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, यानी क्या कैलकुलेट करना है? U कैलकुलेट करना है, ये हमें पता करना है। अब U हमेशा होता है आपका लेफ्ट में प्लेस्ड, इसलिए ये आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए। अप्लाई कर लेते हैं हम लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर ये मिरर फॉर्मूला होगा तो केवल माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं। 1/f माइनस 1/v इक्वल्स माइनस 1/u, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। f के लिए लिख दीजिए आप 1/15 माइनस v के लिए आप लिख दीजिए 1/20 और माइनस 1/u। एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ यूज कर लेती हूँ। एलसीएम जब आप निकालेंगे, चलिए मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 15/300, ठीक है, ये 20 है। that is equal to माइनस 1/u, ठीक है। 5/300 इट इज इक्वल टू माइनस 1/u। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 5u इक्वल्स माइनस 300। तो u की वैल्यू आपकी आ गई 300/5 माइनस 300/5 एंड इट कम्स माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस साइन आ गया, और यही मैंने आपको कहा था कि u आपका कैसा होना चाहिए? 60। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। माइनस का मतलब है कि लेंस के फ्रंट में रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में। यहां हम देख लेते हैं, हमारा आंसर है 60। तो पहली बात, ना तो ए में 60 है, ना बी में, ना सी में, केवल डी में 60 है। तो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी सेक्शन तक बच्चों आपका ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ सेक्शन में मैं जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए डायग्रामेटिक क्वेश्चंस के
बदले जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं पार्ट 4 में आपके साथ सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए एंड वेट फॉर द सेक्शन 4। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक चिल्ड्रन। बाय बाय।